हेलो एस्पायरेंट। आज है 2 जुलाई और आज हम पीआईबी का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। आज है 2 जुलाई और 2 जुलाई के जो हम पीआईबी का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट पीसीएस का हो या यूपीएससी हो या कोई अदर वनडे एग्ज़ाम हो, उनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस पीआईबी से एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। जैसे हम पहला अगर आर्टिकल देखें तो जो पहले आर्टिकल में चीज़ मिली हमें, वो पहले आर्टिकल में बताया गया किसके बारे में। पहले आर्टिकल में बताया गया है, एक क्षेत्र दिया गया है बोरजुली जैव क्षेत्र, जिसे जैव विविधता धरोहर स्थल के रूप में क्या किया है, अधिसूचित किया गया है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि ये जो बोरजुली क्षेत्र है ये किस राज्य से संबंधित है। कौन सा क्षेत्र? बोरजुली क्षेत्र। ये किस राज्य से संबंधित है? दूसरी चीज़ कि जो ये धान संरक्षण परियोजना है, कौन सी परियोजना है? धान संरक्षण परियोजना जो है, ये परियोजना का असम में है। असम में कौन सी परियोजना? जंगली धान संरक्षण परियोजना। जंगली धान संरक्षण परियोजना। चलिए हम पूरे टॉपिक को देखते हैं क्या है। तो जैसे पहला ही क्वेश्चन अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है? पहला क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि जो बोरजुली क्षेत्र है जिसे क्या दिया गया है, जिसे जैव विविधता क्या किया गया? स्थल, बायोडाइवर्सिटी स्थल इसे बनाया गया है, घोषित किया गया है। तो इसे देखना है कि जो जैव विविधता धरातल स्थल है, जो सॉरी जैव विविधता धरोहर स्थल है, ये किस राज्य में अधिसूचित है। यानी जो बोरजुली क्षेत्र है ये किस राज्य में है? तो ये है असम में। ये हमें याद रखना है कि ये कहाँ पे पड़ेगा? ये पड़ेगा असम में, और असम के सोनितपुर जिले में ये पड़ता है। ठीक है। इसके अलावा क्या देखना है? इसके अलावा देखना है कि जो ये जंगली धान संरक्षण परियोजना है, ये क्या है? जो जंगली धान संरक्षण परियोजना है, तो एक चीज़ और साथ में पहले देख लेते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी स्थल बनाया गया है, अब ये किस एक्ट से बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है बायोडाइवर्सिटी एक्ट, कौन सा? 2002 का। तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत इसे घोषित किया जाता है। और इसके तहत क्या करती हैं, जो राज्य सरकारें हैं, इसको घोषणा कौन करती हैं? इसकी घोषणा कौन करेगा? जो जैव विविधता स्थल बना है इसकी घोषणा करती हैं राज्य सरकारें। कौन करता है? राज्य सरकारें करती हैं। राज्य सरकारें किसकी मदद से करती हैं? तो जो वहाँ के स्थानीय निकाय हैं उनसे परामर्श करके, किससे? स्थानीय निकाय से परामर्श कर क्या करते हैं, जो ये राज्य सरकारें हैं क्या करती हैं, ये जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित करती हैं। और जो भारत का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल था, कौन सा था? भारत का फर्स्ट जो जैव विविधता धरातल स्थल है, पहला जैव विविधता धरातल स्थल जो था वो कहाँ था? वो था कर्नाटक में। क्या याद रखना है? कर्नाटक में था। कर्नाटक में उसका नाम क्या? उसका नाम था नल्लूर इमली। कर्नाटक का नल्लूर इमली क्या है? भारत का पहला जैव विविधता धरातल स्थल घोषित हुआ था। ये हम ध्यान देंगे, ये हमें याद रखना है इतनी चीज़ें, क्योंकि ये क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स बेस्ड हैं। पर इसमें से एक चीज़ है जो बेरजुली क्षेत्र के बारे में बताई गई है, वो क्या है? वो है हमारे स्टैटिक का पार्ट। तो जब स्टैटिक के पार्ट की चर्चा करेंगे तो जो बोरजुली क्षेत्र है ये पहली बात कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा असम में। ये देख लिया हमने। आगे देख लिया कि जो जैव विविधता धरोहर स्थल होते हैं इनको बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत क्या किया जाता है? घोषित किया जाता है। और जिनकी घोषणा होती है वो राज्य सरकारें करती हैं, किसकी मदद से? स्थानीय निकाय के परामर्श से करती हैं। अब भारत का जो पहला बायो जैव विविधता धरातल स्थल है वो कहाँ है? वो कर्नाटक का क्या है? नल्लूर इमली है। ये हो गया। आगे क्या चीज़ देखेंगे? आगे देखेंगे कि अब हम जो अगली चीज़ देखने वाले हैं वो है कि जो ये परियोजना है, इस परियोजना का नाम क्या रखा गया? जंगली धान एक परियोजना है। कहाँ पे है? तो अगर सीधा क्वेश्चन पूछे कि जंगली धान परियोजना का संबंध किस राज्य से है, तो हो गया असम राज्य से। अब ये जो जंगली धान परियोजना है इसका उद्देश्य क्या है? तो इस प्रोजेक्ट का जो नाम रखा गया जंगली धान, इसका क्या काम है? इसका काम है यथास्थान संरक्षण और प्रबंधन करना है। कहाँ पे? उसी जगह पे, यानी इन सीटू। इन सीटू क्या करना है? इन सीटू भारत के जो जंगली धान के जेनेटिक संसाधन है उनको क्या करना है? बचाना है। यानी इन सीटू संरक्षण करना है। इन सीटू संरक्षण करना है तो किसका करना है? तो जो जंगली धान के जेनेटिक संसाधन है, किसका? जो जंगली धान है उसके क्या है? जेनेटिक जो संसाधन है उनको क्या करना है? हमें इन सीटू संरक्षण देना है। अब जो इस परियोजना है, ये परियोजना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है उसके द्वारा वर्ष 2022 से चालू की गई थी। तो वर्ष 2022 से क्या है? शुरू परियोजना है। तो ये कोई आज की परियोजना नहीं है, लेकिन इसके तहत जब जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया बोरजुली क्षेत्र को, तो ये चर्चा में आ गई एक बार फिर से। ठीक है। तो ये चीज़ हम ध्यान देंगे। अब इसके बाद क्या ध्यान रखेंगे? जो इन सिटू संरक्षण होता है वो क्या होता है? इन सिटू संरक्षण का मतलब तो आप लोग जानते होंगे कि जब किसी जीव, कोई जीव है या वनस्पति है, मान लीजिए एक जीव है या क्या है? वनस्पति है, तो जीव या वनस्पति को क्या करते हैं हम?
जीव या वनस्पति को संरक्षण क्षेत्र जो होता है उसका प्राकृतिक आवास जो होता है जहाँ पे वो रहता है उसी के प्राकृतिक आवास के अंदर ही संरक्षित किया जाता है। जैसे किसका किसका नाम है, तो जैसे नेशनल पार्क के अंदर यानी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर जब हम किसी को संरक्षित करते हैं तो उसे इन सिटू संरक्षण कहते हैं। उसी तरह से क्या है, वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होते हैं इनके अंदर जब हम किसी को संरक्षित करते हैं तो क्या होता है, वो इन सिटू होता है। लेकिन अगर एक्स सिटू संरक्षण साथ में हम बता दें आपको कि क्या होता है, तो जो एक्स सिटू संरक्षण होता है वो होता है कि जब हम किसी भी जीव या पादप को क्या करते हैं, उसके प्राकृतिक आवास से दूर कहीं दूसरी जगह पर कृत्रिम आवास बना करके क्या करें, संरक्षित करें। जैसे जैसे होता है चिड़ियाघर जब हम देखते हैं तो जो जू है, इसी तरह से क्या जीन बैंक बनाए जाते हैं, जीन बैंक हो गए। इसी तरह हम पढ़ते हैं बॉटनिकल गार्डन जो होते हैं, क्या होते हैं, बॉटनिकल गार्डन। तो ये सब क्या है, एक्स सीटू संरक्षण की बात करता है। और जो इन सीटू संरक्षण उसमें नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात होगी। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब एक चीज़ और, जो ये अधिघोषणा होती है, ये घोषणा करते हैं राज्य सरकारें, तो ये किस एक्ट, जो धारा कौन से, तो धारा का नाम रखेंगे क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कभी ना कभी ये इंपॉर्टेंट धारा है। तो धारा 37 जो है ये हमेशा न्यूज़पेपर में या आर्टिकल में या मैगजीन में दिखती रहेगी। तो अब धारा 37 याद रखें कि जो इसकी घोषणा की जाती है वो धारा 37 के तहत की जाती है। तो अगर कभी पूछ ले कि जैव विविधता अधिनियम 2002 की किस धारा के तहत राज्य सरकारों को जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित करने का अधिकार है, तो क्या होगा, धारा 37 होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखेंगे अगला आर्टिकल देखेंगे अगर, तो अगला आर्टिकल किससे रिलेटेड है, अगला आर्टिकल रिलेटेड पड़ेगा आपका किससे, वो है एम्पेडा सी फूड एक्सपो भारत। क्या है, एम्पेडा सी फूड एक्सपो भारत, एम्पेडा सी फूड एक्सपो भारत। तो अब इसमें कुछ चीज़ें देख ले, जैसे कि जो एम्पेडा है ये क्या लिखा है, एम्पेडा, ये आर्टिकल हम आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एम्पेडा से रिलेटेड। तो एम्पेडा का एक बार फिर से देखते हैं कि एम्पेडा क्या है। तो जो एम्पेडा है एक संस्था है, क्या है, एम्पेडा एक संस्था है। अब इस संस्था की स्थापना कैसे हुई, तो इसका अपना क्योंकि संसद के द्वारा, संसद ने क्या किया है, एक एक्ट बनाया और एक्ट के द्वारा क्या किया, इसकी स्थापना की। तो जो एक्ट के द्वारा संसद ने इसकी स्थापना की वो की 1972 में, 1972 में इसकी स्थापना होती है। जरूरी चीज़ ये है कि इसका हेडक्वार्टर याद रखना, इसका हेडक्वार्टर है कोच्चि केरल में। कहाँ है, कोच्चि केरल में क्या है इसका हेडक्वार्टर है। और जो समुद्री उत्पादों को निर्यात को है, समुद्री उत्पादों का जो निर्यात होता है उसको बढ़ावा देना क्या है इसका काम है। अब चूंकि आर्टिकल क्या है, सी फूड एक्सपो भारत 2026 के दौरान, सी फूड एक्सपो भारत 2026 के दौरान, ठीक है, इसकी चर्चा करता है। तो इसकी चर्चा क्या करता है, जो भारत में नीली क्रांति है यानी समुद्री उत्पाद है, तो जो भारत में नीली क्रांति है उससे संबंधित कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं। जो नीली क्रांति है, क्या है, नीली क्रांति। तो जो नीली क्रांति है, अगर उसके जनक पूछ ले कि उसके जनक कौन है, तो उसके जनक में कौन नाम आता है, उसके जनक आते हैं अरुण कृष्णन, अरुण अरुण कृष्णन। और इसके साथ में कौन आते हैं, इनके साथ में थे हरिलाल चौधरी। तो जो हरिलाल चौधरी और अरुण कृष्णन जी हैं, इन्होंने मिलकर के क्या किया, इन्होंने मिलकर के नीली क्रांति को जन्म दिया। तो जो नीली क्रांति है, अगर इसकी शुरुआत देखें तो जो 7वां पंचवर्षीय प्लान आया था 1985 से 90 के बीच में, तो क्या किया गया था, उसी में इसको मुख्य धारा में लाया गया था नीली क्रांति को। अब चूंकि भारत क्या है, दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि का देश है, यानी मछली उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, अगर भारत का स्थान पूछे मछली उत्पादन में तो तीसरा है। लेकिन जलीय कृषि उत्पाद के बाद में बात करें तो भारत का स्थान क्या हो जाएगा, तो उसमें सेकंड हो जाएगा। तो क्योंकि इतना बड़ा एक सेक्टर है भारत का मछली मछली उत्पादन से और जलीय कृषि से रिलेटेड, तो क्या कहा गया, तो इस चीज़ को एम्पेडा जैसी संस्था को बढ़ावा दिया गया। और जो एम्पेडा है इसका हेडक्वार्टर याद रखना हमेशा कहाँ रहेगा, इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर, कोच्चि केरल में। जो एम्पेडा है ये किसके अंडर आती है, तो किस मिनिस्ट्री में आएगी, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत क्या आते हैं, ये आती है। अब क्या किया, क्वेश्चन क्वेश्चन तो ये पूरा स्टैटिक पार्ट है जहाँ से पूछा जाएगा, पर जो करंट अफेयर्स है इसमें क्या कहा गया कि जो सी फूड एक्सपो भारत 2026 के दौरान समुद्री खाद्य मूल्य समाधान पर दूसरे राष्ट्रीय कौशल ओलंपियाड का समापन किया गया। यानी कौन सा ओलंपियाड, दूसरा राष्ट्रीय ओलंपियाड है। तो ये इसका समापन किया कहाँ पे गया है, अगर इसकी बात करें तो इसका समापन कहाँ पे होता है, इसका समापन कहाँ पे किया गया है, इसका समापन किया गया है कोच्चि में। कोच्चि में भी क्या हुआ है, ये ओलंपियाड आयोजित था, तो इसका समापन कहाँ होगा, कोच्चि में होगा। यानी कोच्चि में क्या है, इसका हेडक्वार्टर भी है। और ये जो दूसरा ओलंपियाड है इसका समापन कहाँ होता है, तो ये होता है कोच्चि में। कोच्चि में क्यों, क्योंकि कोच्चि में ही इसकी एम्पेडा जैसी संस्था है, कोच्चि में ही ये दूसरा ओलंपियाड आयोजित किया गया था। तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद अगर हम अगले आर्टिकल की तरफ देखेंगे तो अगला आर्टिकल किस रिलेटेड होगा,
अगला आर्टिकल होगा राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। अब इसमें क्या क्या देखना है कि जो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें वैश्विक हरित हाइड्रोजन नेतृत्व की ओर कदम बढ़ाएं। तो इसमें क्या देखना है? इसमें देखना है हमें राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के बारे में देखना है। अब इस आर्टिकल के बारे में हमने आपको कल या परसों का एक आर्टिकल डिस्कस किया था, तो उसमें जानकारियां ली थी कि जो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें मैंने परसों के आर्टिकल में कवर की थी। तो जब आप परसों का पीआईबी डिस्कस करेंगे, यानी कल कल से पहले का एक पीआईबी जो मैंने डिस्कस किया था उसमें ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ कर ली थी, लेकिन इसके बावजूद अगर हम करें तो इसमें क्या क्या चीज़ें देख लेंगे हम। इसमें देख लेंगे कि जो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन है इसमें देख लेंगे कि इसके तहत क्या एक साइट कार्यक्रम चलाया जाता है। क्योंकि ये आर्टिकल में डिस्कस कर चुका हूँ तो बार बार नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, बल्कि कुछ चीज़ें आपके साथ बता दे रहा हूँ। जैसे साइट कार्यक्रम हो किसके तहत आता है? इसी राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत आता है। तो जो है वो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन है, अब उसमें पूछ ले कि इसका जो साइट कार्यक्रम है तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका जो साइट कार्यक्रम है उसका उद्देश्य है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन है, क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोलाइजर, और किसकी बात करेगा? और बात करेगा इलेक्ट्रोलाइजर के घरेलू उत्पादन के लिए क्या करना है? वित्तीय सहायता देना है। का घरेलू उत्पादन बढ़ सके इसके लिए क्या करना है? वित्तीय सहायता देना है। वित्तीय सहायता देना है। तो क्या ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोलाइजर के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया? वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया। तो एक चीज़ ये हो गई। दूसरा कि जो राष्ट्रीय ग्रीन हरित हाइड्रोजन मिशन है ये वर्ष 2023 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया? तो वर्ष 2023 में। अगर इसका बजट टोटल कितना निर्धारित किया गया ये आपको पता है? ये मैंने बताया था कि इसका बजट जो है ये 19,700 कुछ करोड़ रुपया निर्धारित किया गया था। यानी मोटा मोटा कितना याद रखना है? 19,700 करोड़ रुपया क्या इसका बजट एलोकेट किया गया था। अब इसी से संबंधित एक संस्था आती है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, आईएमओ उसी को बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। तो जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है इसका अगर हेडक्वार्टर पूछ ले कभी तो इसका हेडक्वार्टर क्या हो जाएगा? इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा लंदन। तो लंदन में किसका हेडक्वार्टर है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ेगा? वो पड़ेगा लंदन में। अब दो तीन टाइप के हाइड्रोजन होते हैं। जैसे एक हाइड्रोजन होता है श्वेत हाइड्रोजन, श्वेत हाइड्रोजन, या इसी को क्या कहते हैं? व्हाइट हाइड्रोजन। तो जो व्हाइट हाइड्रोजन है ये नेचुरल पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? नेचुरली पाया जाता है, यानी प्राकृतिक रूप से पाया जाएगा। ठीक है, ये याद रखेंगे इसके बारे में। लेकिन जो ग्रे हाइड्रोजन है, कौन सा हाइड्रोजन है? ग्रे। तो जो ग्रे हाइड्रोजन होता है ये क्या होता है? जो प्राकृतिक गैस मीथेन है उससे बनाया जाता है। यानी ये किससे बनाया जाता है? मीथेन से, प्राकृतिक गैस से बनाया जाता है। तो जो नेचुरल गैस है मीथेन, तो जो मीथेन है इससे क्या बनाया जाता है? इससे बनता है ग्रे हाइड्रोजन। इसी तरह का हाइड्रोजन क्या होता है? ब्लू हाइड्रोजन। तो जो ब्लू हाइड्रोजन होता है वो भी प्राकृतिक गैस से बनता है, लेकिन इसमें क्या होता है? जो कार्बन उत्सर्जन होता है, जैसे इसमें क्या होता है? ग्रे हाइड्रोजन जब हम बनाएंगे तो इसमें कार्बन का एमिशन बहुत ज़्यादा होता है। इसमें जो कार्बन एमिशन है वो क्या है? बहुत ज़्यादा है। लेकिन ब्लू हाइड्रोजन में हम क्या करते हैं? इसको भी नेचुरल गैस से बनाते हैं, पर इसमें जो कार्बन का एमिशन होता है हम उसको क्या करते हैं? उसको कैप्चर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? उसको हम उसको कैप्चर करके क्या कर लेंगे? स्टोर कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, ये चीज़ें हो गई। अब इसके बाद क्या देखेंगे? आगे देखेंगे, इसके बाद एक आर्टिकल पड़ेगा वो देख लेते हैं, मानस। ये क्या है? मानस रिलेटेड। मानस मादक पदार्थों के विरुद्ध एक डिजिटल कवच है। यानी क्या लॉन्च किया गया है? एक मानस लॉन्च किया गया है। अब ये मानस क्या है ये देखेंगे। साथ में देखेंगे नारकोटिक्स से रिलेटेड क्या क्या जानकारियां हैं। ठीक है, तो जो मानस है, मानस का अगर पूरा नाम पूछ ले तो मानस का पूरा नाम क्या है? मानस का पूरा नाम है मादक पदार्थ निषेध आसूचना केंद्र। क्या है? मादक पदार्थ निषेध आसूचना केंद्र। अब हुआ क्या? जो मानस हेल्पलाइन है 18 जुलाई 2024 को एक लॉन्च की गई थी, मानस हेल्पलाइन। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत एक मानस हेल्पलाइन लॉन्च की गई थी। क्योंकि जो ये पूरा मानस सिस्टम है ये किसका है? ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा एक, और जो डिजिटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इन दोनों के क्या है? सहयोग से किया जा रहा है। तो इसके तहत एक जो टोल फ्री नंबर, यानी जो क्या लॉन्च किया गया था अभी बताया आपको मैंने, एक हेल्पलाइन लॉन्च की गई थी, वो थी 1933। अब ये 1933 एक नंबर था, जैसे होता है ना हम 100 नंबर पे कॉल कर देते हैं, हम 108 पे कॉल कर देते हैं, उसी तरह क्या है 1933 ये मानस के लिए एक हेल्पलाइन थी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत वर्ष 2024 में लॉन्च की गई। अब क्या चाहिए? अब हुआ क्या कि जो पूरा मामला है इसको क्या कौन देख रहा है? इसको देख रहा है डिजिटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, प्लस इसके साथ में एक संस्था है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ये दोनों लोग मिल करके क्या कर रहे हैं? पूरी देख रेख कर रहे हैं।
लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो जानकारी होनी चाहिए हमें उसके बारे में होनी चाहिए कि जो मानस है ये किससे रिलेटेड हो गया, ये तो पता होगा कि मादक पदार्थ से रिलेटेड है, ये तो सीधा आर्टिकल ही है। लेकिन हम देखेंगे कि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, अगर इसके बारे में कुछ पूछ ले तो क्या हमारे पास जानकारी है? तो अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बात करें तो 1986 में स्थापित किया जाता है। चूंकि ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है तो 1985 का एक्ट है, उसी के तहत 1986 में स्थापित होता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत काम करता है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर की बात करें तो वो पड़ेगा न्यू दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। लेकिन इसी के साथ इसका ये क्यों सब किया जा रहा है, ये काम सरकारें क्यों कर रही हैं कि नशा को रोकना है, नशा मुक्त बनाना है? क्योंकि जब हम बात पढ़ते हैं डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ते हैं तो वहाँ पे आर्टिकल 47 की चर्चा है। वो आर्टिकल 47 क्या कहता है? वो स्पष्ट रूप से कहता है कि जो राज्य हैं, राज्य लोगों के पोषाहार का जो स्तर है और जीवन स्तर, और इसके साथ साथ क्या है, नशीले जो हानिकारक नशीले पेय और मादक पदार्थ है उनके सेवन पर क्या करेगा? प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा। चूंकि आर्टिकल 47 कहता है तो इसके तहत क्या करते हैं? राज्य प्रयास करता है कि नशा मुक्त भारत किया जाए। तो जो नशा मुक्त भारत अभियान है ये कब शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था 15 अगस्त 2020 को। क्या शुरू किया गया था? नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया था। ठीक है। तो अब क्या आगे क्या क्या देख लेंगे? आगे देखते हैं कि जो मानस है, मानस हेल्पलाइन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अगर हम बात करें जो मानस हेल्पलाइन लॉन्च की गई थी, इसका उद्देश्य है जो मादक पदार्थ है उनकी तस्करी की गोपनीय सूचना देना और नशा मुक्त सहायता प्रदान करना। तो क्या हमें देखना है कि जो मानस हेल्पलाइन है, क्या है? मानस हेल्पलाइन, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य कि जो मादक पदार्थ हैं उनकी तस्करी की गोपनीय सूचना दे देना है। दूसरी चीज़ क्या करना है? नशा मुक्त भारत में क्या करना है? सहायता करना है। ठीक है। तो जो मानस का हेल्पलाइन नंबर है मैंने आपको बताया 1933 है। आगे क्या देखते हैं? जो एनसीबी है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसकी स्थापना कब हुई थी? अभी आपके साथ डिस्कस कर लिया मैंने कि इसकी स्थापना कब होती है। इसकी स्थापना होती है 1986 में। ठीक है। और किस आर्टिकल के तहत? ये सब आर्टिकल 47 का लक्ष्य को पूरा करने के लिए ये सारे प्रावधान किए जा रहे हैं। आगे देखते हैं भारत टैक्स से रिलेटेड, किससे रिलेटेड? भारत टैक्स से रिलेटेड। तो इसमें क्या किया गया है? जो भारत टैक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे भारत टैक्स 2026 भारत के क्या है सबसे बड़े वैश्विक वस्त्र मेले का आयोजन होगा। किसका आयोजन होगा? सबसे बड़ा वैश्विक मेला है ये। कौन सा है? सबसे बड़ा। तो इसमें देखेंगे कि जो भारत वस्त्र टेक्सटाइल उद्योग है भारत का, ये दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करता है, क्योंकि भारत में जो टेक्सटाइल का सेक्टर है ये रोजगार देने में सेकंड स्थान रखता है। भारत में क्या स्थान है इसका? सेकंड स्थान है किसमें? रोजगार देने में। तो जो रोजगार भारत में दिया जा रहा है उसका सबसे बड़ा दूसरा भाग जो है वो इसी वस्त्र क्षेत्र से आता है। अब चूंकि अहमदाबाद जो गुजरात का है उसे क्या कहते हैं? उसे भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। इसी तरह भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर की चर्चा कहाँ होती है? वो होती है कानपुर के लिए। तो जो कानपुर है इसको कहते हैं नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर। अहमदाबाद को क्या कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर। और जो दक्षिणी में कोयम्बटूर है, कोयम्बटूर, तो कोयम्बटूर को कहते हैं दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। तो ये मैनचेस्टर यानी यहाँ पे क्या है? सूती कपड़े का जो बहुत बड़ा व्यापक रूप से उद्योग लगा है। तो इसी के तहत एक योजना चालू की गई थी, पीएम मित्र योजना। तो जो पीएम मित्र योजना थी उसका क्या था? वो टेक्सटाइल क्षेत्र से रिलेटेड थी। एक योजना चालू की गई थी भारत सरकार के द्वारा, उसका नाम था पीएम मित्र। अब जो पीएम मित्र योजना है ये क्या है? ये टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड योजना थी। जो कपड़ा उद्योग है इससे रिलेटेड एक योजना थी जिसे 2021 में लॉन्च किया गया। अब जो 2021 में लॉन्च किया गया तो इसका एक लक्ष्य रखा गया कि हम देश में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम? 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाएंगे। तब 7 बनाएंगे तो किन राज्यों में बनाएंगे? उन राज्यों की भी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। तो जो 7 राज्य बताए गए वो थे, पहला तमिलनाडु, दूसरा था तेलंगाना, एक चौथा, तीसरा था गुजरात, और चौथा क्या? चौथा था मध्य प्रदेश, फिर यूपी था और फिर महाराष्ट्र था। तो टोटल कितने हो गए? ये हो गए तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक। कर्नाटक छूट गया। तो ये हैं 7 राज्य जहाँ पे 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क को बनाने की बात कही गई। ठीक है। अब क्या? अब जो ये आर्टिकल पब्लिश हुआ इसमें क्या कहा गया कि जो भारत टैक्स है यानी भारत टैक्स 2026, भारत टेक्सटाइल 2026 का कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ आयोजित हुआ? ये याद रखेंगे, नई दिल्ली। मैंने आपको स्टैटिक जानकारी कर दिया। अब करंट अफेयर्स का क्या है? करंट अफेयर्स का रोल क्या था कि अगर पूछ लेगा एक स्टेटमेंट बना कि भारत टैक्स 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, तो ये बात सही कि कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। कब किया गया? तो जुलाई 2026 में किया गया है। आगे देखते हैं। आगे क्या है कि जो भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है पीएम मित्र, वो किससे संबंधित होती है? टेक्सटाइल सेक्टर से संबंधित है। और पीएम मित्र के तहत कितने मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की बात कही गई? तो वह 7। इसी तरह दक्षिण भारत का मैनचेस्टर अगर आपसे पूछ लो तो क्या बताएंगे आप? कोयम्बटूर।
पूरे भारत का मैनचेस्टर पूछे अगर, तो अहमदाबाद, और उत्तर भारत का कानपुर। तो ये चीज़ें हो गई जो आपको हर हाल में याद रखनी है। बाकी ये जो पूरा आर्टिकल है, ताने बाने जोड़ने की पहल है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको बस ये इतनी जानकारी होनी चाहिए कि कपड़ा जो रोजगार देता है भारत, इसमें दूसरे मामले में दूसरे नंबर पे है। जो आयोजन हुआ है नई दिल्ली में हुआ है, पीएम मित्र योजना के बारे में पता होना चाहिए, मैनचेस्टर के बारे में पता होना चाहिए कि किस क्षेत्र में कौन सा आता है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब इसके अलावा क्या देखेंगे, इसके अलावा अगर हम देखें तो एक आर्टिकल में और आर्टिकल पब्लिश होता है। अगला आर्टिकल क्या है, अगला आर्टिकल है किससे रिलेटेड, तो अगला आर्टिकल आएगा नीति आयोग से रिलेटेड एक आर्टिकल पब्लिश हुआ। आर्टिकल तो अभी शायद इतना जरूरी ना हो, क्योंकि आर्टिकल क्या है, नीति आयोग ने एक स्ट्रेटजिक रोड मैप फॉर आयुर्वेद ग्लोबल नाम की एक रिपोर्ट निकाली थी। देखते हैं कहाँ पर है आर्टिकल। चलिए मैं ऐसे डिस्कस करा देता हूँ वो चीज़, क्योंकि वो आर्टिकल पब्लिश किया गया। अब आर्टिकल क्या निकला, आर्टिकल आया कि जो नीति आयोग है उसने क्या किया, नीति आयोग ने क्या किया, नीति आयोग ने क्या कि स्ट्रेटजिक रोड मैप फॉर मेकिंग आयुर्वेद ग्लोबल। क्या किया, स्ट्रेटजिक रोड मैप फॉर मेकिंग आयुर्वेद ग्लोबल, इस नाम से क्या निकाला है, रिपोर्ट निकाली। किसने निकाली, नीति आयोग ने निकाली। तो हमारी जानकारी इस रिपोर्ट के नहीं कि स्ट्रेटजिक रोड मैप फॉर मेकिंग आयुर्वेद ग्लोबल नाम की एक रिपोर्ट निकाली, किसने निकाली, ये तो सीधा क्वेश्चन हो गया, नीति आयोग ने निकाली। अब ये जरूरी नहीं, जितना जरूरी ये है कि जो नीति आयोग है उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो जो नीति आयोग है हम उसके बारे में स्टैटिक कवर करेंगे, ताकि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टैटिक पार्ट के वो बिल्कुल ना गलत हो। देखो इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि हर बच्चे को ना पता हो। क्या इन्फॉर्मेशन की स्ट्रेटजिक रिपोर्ट जो आई है, स्ट्रेटजिक रोड मैप फॉर मेकिंग आयुर्वेदा ग्लोबल, ये रिपोर्ट हो सकता ना हो, क्योंकि हो सकता है कि ये बहुत सारे बच्चों को भी ना पता हो, लेकिन नीति आयोग के बारे में मेजर बच्चों को पता होगा। तो मेजोरिटी क्या होगी, जो नीति आयोग के बारे में जानते होगी। तो अगर क्वेश्चन नीति आयोग का है, हो सकता है एक इसमें एक स्टेटमेंट ये हो, बाकी नीति आयोग से 2 स्टेटमेंट बनाए गए हों, तो हो सकता है इन्हीं 2 स्टेटमेंट के बेसिस पे वो पूरा क्वेश्चन ही सही हो जाए, हम ऑप्शन एलिमिनेट करके वहाँ तक पहुँच जाएँ। ठीक है? तो जो नीति आयोग है, तो नीति आयोग क्या है, गैर संवैधानिक संस्था है। गैर संवैधानिक यानी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। गैर संवैधानिक संस्था है, पहली चीज़ याद रखेंगे क्या है, गैर संवैधानिक संस्था है। और ये सरकार का एक थिंक टैंक है। क्या है, सरकार का थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। कौन कार्य करती है, नीति आयोग। लेकिन जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो क्या है, नीति आयोग के क्या है, पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो पदेन अध्यक्ष कौन होता है, वो होते हैं प्रधानमंत्री। याद रखेंगे ये क्या है, ये इसके पदेन अध्यक्ष है, किसके, नीति आयोग के। ठीक है, अब नीति आयोग क्या है, नीति आयोग बॉटम अप अप्रोच पर काम करता है, बॉटम अप अप्रोच पर काम करता है। जबकि टॉप टू बॉटम अप्रोच पे कौन काम करता है, तो इसके जो पूर्ववर्ती संस्था थी योजना आयोग, वो किस पे काम करती थी, वो करती थी टॉप टू बॉटम अप्रोच पे। ये हो गया। अब नीति आयोग की स्थापना क्या, एक तो गैर संवैधानिक संस्था, तो इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को इसको स्थापित किया गया था। और ये गैर संवैधानिक संस्था यानी गैर वैधानिक संस्था है। ये हो गया। अब जो नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं, अगर उनका नाम पता है आपको, उनका नाम है डॉक्टर अशोक कुमार लाहिड़ी। तो ये जरूरी नहीं, पर ऐसा मैं बता दिया कि जो नीति आयोग क्या है, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अगर आप क्वेश्चन पूछ लें नीति आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक है, तो मान लीजिए क्वेश्चन सेट कर दिया जाए नीति आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है, तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं कहते हैं वो नीति आयोग के क्या है, पदेन अध्यक्ष है। पहला स्टेटमेंट बना दे। दूसरा क्या बना दे कि जो यह पूर्णतः संवैधानिक निकाय है, इसका उल्लेख संविधान के भाग, मान लो किसमें कर दे, भाग 12 में है, कहते इसका उल्लेख संविधान के भाग 12 में है, तो भैया दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ये गैर संवैधानिक संस्था है जिसका वर्णन संविधान में है ही नहीं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे हम। ये चीज़ें, ये चीज़ हो गई। अब इसी तरह से एक इन्फॉर्मेशन और है, एक आर्टिकल और आया, वो आर्टिकल है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने क्या किया कि अभी कुछ एक हादसा घटा किसी फैक्ट्री में, तो मानवाधिकार आयोग ने वहाँ पे क्या किया, एक्शन ले लिया। तो अब हमारे लिए ज़रूरी क्या है, वो घटना तो नहीं ज़रूरी है, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी है कि हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में पढ़ें। किसके बारे में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ये हमारा स्टैटिक का पार्ट है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि एक घटना घटी एक फैक्ट्री में, मान लीजिए कोई घटना घटती है और 2 लोग चोटिल हो जाते हैं, तो मानवाधिकार का काम क्या है, मानवाधिकार जाके एक्शन लेगा भाई, उनके खिलाफ क्या करेगा, कार्यवाही करेगा। लेकिन हमारा काम है कि हम उससे जुड़ी स्टैटिक जो जानकारियाँ हैं वो अच्छे से कवर करें, ताकि जो स्टैटिक का क्वेश्चन अगर आए तो वो ना गलत होना चाहिए। अब देखते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। तो जो मानवाधिकार आयोग है ये एक वैधानिक संस्था है। ये क्या है, वैधानिक संस्था यानी स्टेटूटरी बॉडी है, यानी ये संवैधानिक संस्था नहीं है। क्या है, ये संवैधानिक संस्था नहीं, ये एक वैधानिक संस्था है, क्योंकि इसकी स्थापना एक एक्ट के तहत होती है। जो एक्ट क्या है, एक्ट है वो कौन सा एक्ट है, वो है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, मानवाधिकार संरक्षण
अधिनियम 1993 के तहत इसकी स्थापना कब की जाती है? इसकी स्थापना की जाती है 12 अक्टूबर 1993। 12 अक्टूबर 1993 को एक स्थापित किया जाता है। अब चूंकि इसकी संरचना भी देखना पड़ेगा क्योंकि पूरा क्या है, ये एक आयोग है, तो इसमें एक संरचना होगी। तो इसका अध्यक्ष कौन होगा? इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और इसके अलावा इसमें क्या होता है, अध्यक्ष के अलावा 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। कितने सदस्य पूर्णकालिक हैं? वह 5 पूर्णकालिक सदस्य हैं और 7 क्या हैं, 7 अंशकालिक सदस्य हैं। अंशकालिक सदस्य या मानद सदस्य या डीम्ड सदस्य जिनको कहा जाता है, वो टोटल 7 हैं। तो जो अध्यक्ष होता है, इसका अध्यक्ष क्या होता है, केवल भारत का जो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, ये सर्वोच्च न्यायालय का कोई कार्यरत न्यायाधीश हो। यानी इसका अध्यक्ष कौन बन सकता है? जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, क्या हो, वो रिटायर्ड हो या फिर भारत का कोई कार्यरत क्या हो, कार्य कर रहा हो, वर्तमान में न्यायाधीश हो। सॉरी, कार्य कर रहा, गलत हो गया, कार्य कर रहा नहीं, भारत का जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो, सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो। यानी इसका जो अध्यक्ष होगा वो हर हाल में रिटायर्ड व्यक्ति बनेगा। कौन बनेगा? हर हाल में रिटायर्ड व्यक्ति बने। केवल रिटायर्ड व्यक्ति ही इसका अध्यक्ष बन सकता है और जो बन सकता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बन सकता है या सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश बन सकता है। चूंकि इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इनकी नियुक्ति की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा। जो राष्ट्रपति करेगा, एक 6 सदस्यीय समिति होती है। अब जो 6 सदस्यीय समिति है उसकी सिफारिश पर करता है। तो आपका काम क्या है कि आप ये बताइएगा जो 6 सदस्यीय समिति है कमेंट बॉक्स में कि उसमें कौन-कौन से लोग शामिल होते हैं। वो 6 सदस्य कौन-कौन से हैं जिसमें शामिल होते हैं। अब इसका कार्यकाल की अगर बात करें, जो इसका कार्यकाल है, इसका कार्यकाल कितना है? इसका कार्यकाल है 3 वर्ष या 70 वर्ष। यानी 3 वर्ष पूरा हो जाए या 70 वर्ष की आयु पूरी हो जाए, जो भी पहले पूरा होगा उसके तहत क्या हो जाएगा, इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। अब इन्हें सिविल कोर्ट की शक्तियाँ दी गई हैं। चूँकि कहा गया है कि इनके पास मामला स्वतः संज्ञान ले सकते हैं, लेकिन इनके पास सज़ा देने का कोई अधिकार नहीं। इसलिए क्या है, इनकी सिफ़ारिशें जो हैं वो सिर्फ़ सलाहकारी बन के रह गई। क्या है? सलाहकारी बन के इनकी सारी सिफ़ारिशें रह जाएँगी क्योंकि इनको सज़ा देने का कोई अधिकार नहीं है। तो आगे हम देखें कि अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मान लो क्या क्वेश्चन पूछा जाए कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसके बारे में क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सा कथन सत्य है? तो बता दिया जाए कि यह एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, ये एक संवैधानिक संस्था है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा क्या बना देगा कि इसके अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। ठीक है। तीसरा क्या बना देगा कि जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। चौथा क्या बना देगा? चौथा स्टेटमेंट बना देगा कि इसको सीधे जेल भेजने की शक्ति प्राप्त है। जेल भेजने की शक्ति प्राप्त है। और कहेगा कौन सा कथन गलत है, यानी कौन सा कथन असत्य है। तो पहला मैंने बताया एक संवैधानिक संस्था है या एक संवैधानिक निकाय जिसका अनुच्छेद क्या है, 324 में वर्णन है। तो इसमें से अगर पूछ ले कौन सा गलत है, तो पहला क्या है भैया, वैधानिक है, तो पहला गलत हो गया। तो पहला क्या है, गलत है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा कार्यकाल 5-65 नहीं 370 है, तो दूसरा भी गलत है। तीसरा इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की, जो तीसरा तो सही है। चौथा जेल भेजने की शक्ति इसके पास नहीं है। तो कौन कौन से गलत है, तो पहला, दूसरा, तीसरा क्या है, 3 स्टेटमेंट इसमें गलत है। ये चीज़ हो गई। अब इसके अलावा एक आर्टिकल और किस चीज़ से रिलेटेड पब्लिश हुआ, जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो आर्टिकल है कोयले से रिलेटेड, एक आर्टिकल पब्लिश किया गया। कोयले से रिलेटेड एक आर्टिकल आया, वो आर्टिकल क्या है, ये देखो, मानवाधिकार के बारे में जो मैंने आपको डिस्कस कराया, क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। तो ये एक मैटर हुआ है, बंदा 12 बंधुआ मजदूरों के साथ। तो इस मैटर की जानकारी ना हो, लेकिन इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसका काम क्या है, ये क्या करता है। ये हो गया। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं नमामि गंगे कार्यक्रम से जुड़ी ये आर्टिकल जो पब्लिश हुआ, इसके बारे में देख लेते हैं हम एक बार। हुआ क्या, अभी हाल ही में क्या किया गया कि जो इसके एक नमामि गंगे कार्यक्रम जो था, तो 2 जुलाई को क्या किया गया, 2 जुलाई को इसके लिए कार्यबल गठित किया गया, एक टास्क फोर्स बनाई गई, ये उसकी बैठक की गई कि जो नमामि गंगे कार्यक्रम चलाया गया था इसकी समीक्षा की जाए। तो हुआ, अब जो इसकी समीक्षा की बात कही गई, तो इसमें जो नमामि गंगे कार्यक्रम है, इसकी चर्चा की गई है, नमामि गंगे कार्यक्रम को। तो जो नमामि गंगे कार्यक्रम है कब लॉन्च किया गया था, जून 2014 में लागू किया गया। जून 2014 में कार्यक्रम लागू किया गया, नमामि गंगे कार्यक्रम, जो कि एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था। क्या था? फ्लैगशिप प्रोग्राम था। फ्लैगशिप प्रोग्राम का क्या मतलब होता है कि इसी की छत्र छाया में और बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए थे, यानी एक छाता की तरह काम करता है। इसके अंदर बहुत सारी योजनाएं थी, ये पूरा बड़ा मिशन था। अब इसको लागू कौन करता है, तो इसको राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा लागू किया जाता है। इसको लागू कौन करता है, अगर पूछ ले इसको लागू कौन करता है, तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा इसे लागू किया जा रहा है। चूंकि जो पूरी टास्क फोर्स गठित की गई है, तो इसमें गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों, तो यहाँ पे पाई जाने वाली गंगा डॉल्फिन है,
उसकी चर्चा की गई है। ये जो पूरा पब्लिश किया गया है 3 पेज का आर्टिकल, इसमें गंगा डॉल्फिन की चर्चा है। तो हमारे लिए गंगा डॉल्फिन इम्पोर्टेंट है कि गंगा डॉल्फिन के बारे में हम जानकारी लें। तो जो गंगा डॉल्फिन है इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। वर्ष 2009 में क्या किया गया, इसे जलीय जीव घोषित कर दिया गया, वो भी राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है अपना, गंगा डॉल्फिन हो गया। अब चूंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो इसकी आईयूसीएन स्टेटस पूछा जा सकता है, तो इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। किसमें आती है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। और ये होती क्या, ये वास्तव में एक अंधी होती है, ये वास्तव में आंखों से देख नहीं पाती है, अंधी होती है। तो इसे स्थानीय भाषा में इसीलिए इसको नाम दिया जाता है सोंसू। इसे क्या कहते हैं, इसे सोंसू कहते हैं, सोंसू। यानी ये इको लोकेशन के जरिए या अल्ट्रासोनिक जो वेव्स होती हैं उनके जरिए क्या करती है, शिकार को ढूंढती है। किसके जरिए, अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है, अल्ट्रासोनिक वेव्स या इको लोकेशन, क्या इको लोकेशन के जरिए क्या करती है, शिकार को ढूंढती है। तो ये चीज़ हम ध्यान देंगे। अब इसके अलावा क्या चीज़ें देखेंगे इसमें, इसके अलावा देखेंगे कि जो अभी आयोजित हुआ है तो इससे तो एक रिलेटेड न्यूज़ हो गई, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हमें जानकारी क्या होनी चाहिए थी, गंगा डॉल्फिन के बारे में जो इस आर्टिकल में बताया गया है, ठीक है? तो ये हमें जानकारी होनी चाहिए थी, ये देख लिया। अब इसके अलावा क्या चीज़ें बचती हैं जो हम देख लें, और इसके अलावा एक आर्टिकल आता है, वो आर्टिकल पब्लिश हुआ है, किससे रिलेटेड हुआ है, डिजिटल इंडिया भाषणी से रिलेटेड। किससे रिलेटेड, डिजिटल इंडिया भाषणी से रिलेटेड एक आर्टिकल पब्लिश हुआ। हम आगे बढ़ के देख लेते हैं एक आर्टिकल। आज के पीआईबी में क्या हुआ, एक डिजिटल इंडिया भाषणी से संबंधित एक आर्टिकल पब्लिश किया गया। डिजिटल इंडिया भाषणी से रिलेटेड क्या हुआ, एक आर्टिकल पब्लिश हुआ। अब क्या कहा गया कि जो डिजिटल इंडिया भाषणी है ये क्या है, एआई नवाचारों का एक प्रदर्शन का पूरा क्या है, पूरा एक समूह है। तो इसमें क्या किया गया, जो डीएपीआरजी है, क्या है, डीएआरपीजी यानी प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग और राजस्थान सरकार के बीच एक सहयोग हुआ है अभी हाल ही में इसी से रिलेटेड। ठीक है, तो हमें ये जानकारी हो गई, पर हमें देखना क्या है, हमें देखना है कि जो भाषणी मिशन है वो क्या था। तो अभी हाल ही में क्या हुआ, इससे रिलेटेड राजस्थान सरकार ने एक समझौता किया। पर समझौता तो कभी नहीं पूछा जाने वाला है, पूछा ही जाने वाला है कि इससे रिलेटेड कोर पार्ट क्या है। तो जो भाषणी मिशन है वो क्या है, तो जो भाषणी मिशन है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन कहा जाता है। तो जो राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन है इसे 2022 में क्या होता है, प्रधानमंत्री के जी के द्वारा क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है। अब इसका उद्देश्य क्या था, ये जो भाषणी मिशन है इसका उद्देश्य बताया गया कि जो इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं को है उसको भारतीय भाषाओं में, यानी जो संविधान की किस अनुसूची में भाषाएं हैं, 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं, क्या है, 8वीं अनुसूची की जो भाषाएं हैं उनमें क्या करना है, ट्रांसलेट करना है, उनमें सुलभ बनाना है, ताकि जो डिजिटल समावेशन है वो पूरा हो सके। क्या हो सके, डिजिटल समावेशन पूरा हो सके। तो 8वीं अनुसूची में क्या, 8वीं अनुसूची जो है संविधान में, इसके मूल में कितनी भाषाएं थी, इसके जो मूल पाठ में 14 भाषाएं थी। तो इसमें 14 भाषाएं शामिल थी, लेकिन वर्तमान में क्या है, इसमें 22 भाषाएं हो गई हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें संशोधन कर करके 22 भाषाएं टोटल अब पहुंच गई हैं। अब चूंकि भाषाएं अभी भी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं, जैसे राजस्थानी और अंग्रेजी भाषाएं जो हैं, तो जो राजस्थानी है और जो अंग्रेजी है ये अभी भी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो क्या, इसीलिए क्या है कि समझौता कर लिया जाता है, ताकि ये जो भाषणी मिशन है इसके तहत क्या हो सके, डिजिटल समावेशन को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। इसी के साथ क्या होता है, आज का पीआईबी डिस्कशन समाप्त होता है। और आज कोकिंग कोल से रिलेटेड एक आर्टिकल था, किससे रिलेटेड, कोकिंग कोल से रिलेटेड। तो ये आर्टिकल मैं आप लोगों के साथ छोड़ रहा हूँ कि आप लोग जाएंगे पीआईबी पे, और जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल है वहाँ पे क्या बताया गया है, कोकिंग कोल से रिलेटेड या कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वाले सेक्शन में एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है। आप इस आर्टिकल को पढ़िए। वैसे ये आर्टिकल में ऐसा कुछ नहीं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट, जैसे ये कहा गया है कि कोयले का क्या हुआ है, कोयले का जो आयात है वो घटा है, केवल कोकिंग कोल के आयात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी कोकिंग कोल का आयात जैसा होता था वैसा अभी भी हो रहा है, बस इतना दिया हुआ है। पर मेरा क्या है कि आप जाइएगा तो इसके बारे में पढ़िएगा जरूर कि कौन कौन सी चीज़ें हैं कोकिंग कोल के बारे में जो आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या है, जाननी है। तो ये काम आप खुद से करिएगा एक बार। मैं चाहूँ मैं इसको करा भी दूंगा, पर इसके लिए क्या है कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि आप जाएंगे पीआईबी को देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि क्या चीज़ें देखनी होती है। जैसे अगर उसमें आप पढ़ेंगे कोकिंग कोल के बारे में तो वहाँ क्या लिखा है, मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। वहाँ पे मिलेगा आपकी कोकिंग कोल का मुख्य रूप से किस औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग किया जाता है, इसकी चर्चा की गई है। अब जिसके कारण क्या, आयात जो है इसका वो सीमित होने पर स्थिर बना रहता है, यानी इसका किस क्षेत्र में हम आयात कर रहे हैं, किस क्षेत्र में उपयोग कर रहे हैं, जिससे इसका आयात जो है लगातार बना हुआ है। तो उसमें बताएगा कि स्टील का क्षेत्र जो स्टील क्षेत्र में, यानी इस्पात के क्षेत्र में, स्टील उद्योग या इस्पात उद्योग में हम इसका आयात लगातार कर रहे हैं, इसका उपयोग इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि इसका आयात जो है अभी लगातार बना हुआ है। इसी तरह से वहाँ पे एक उल्टन शब्द आएगा, तो उल्टन जो है कोल क्या है, उल्टन कोल ब्लॉक है एक, तो बताएगा कि ये किस क्षेत्र से रिलेटेड है, तो ये इस्पात क्षेत्र से रिलेटेड होगा।
अब इसी तरह से अगर कभी पूछ लेगा कि जो भूरा कोयला है, ब्राउन कोल है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दी हुई है वहाँ पे। ठीक है, तो ये आर्टिकल आप खुद से करिएगा। तो थैंक यू दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि पीआईबी की श्रृंखला आपको पसंद आ रही होगी। और आज का पीआईबी डिस्कशन यहीं पे समाप्त होता है। इसकी पीडीएफ चाहिए होगी अगर, तो हमारे टेलीग्राम के ऑफिशियल चैनल जो हमारा जीएस आख्यान पे, वहाँ पे मिल जाएगी, और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।